नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपको लगातार जो है आज जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं 5 अलग अलग राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव देखने के लिए मिला था, उसके रिजल्ट हम आपसे साझा कर रहे हैं। लगातार हम आपको उससे जुड़े हुए अपडेट बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब को छोड़कर जो है उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सीटों पर बढ़ देखने के लिए मिल रही है और बीजेपी लगातार जो है आगे की तरफ चलती नजर आ रही है। अब ऐसे में इससे जुड़े हुए कुछ और अपडेट हम आपको देंगे। अब अपडेट ये है कि जब हम बात करते हैं बीजेपी की जीत की, जब हम बात करते हैं कि बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, अगर ऐसे वक्त में अगर हम रवीश कुमार या एनडीटीवी का जिक्र ना करें तो ये थोड़ा अधूरा लगता है। और ये हमारा मानना नहीं, ये जनता का मानना है। क्योंकि अगर आज आप ट्विटर खोलकर देखेंगे तो एक तरफ जहां बीजेपी की जीत के ट्वीट हजारों करोड़ों की संख्या में किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रवीश कुमार के मीम्स की बौछार हो चुकी है। इसके पीछे का कारण भी है, रवीश कुमार अपने तरीके से अलग तरीके से एनडीटीवी जो है प्रचारण प्रसारण करती है, एंटी गवर्नमेंट, एंटी बीजेपी चलाती हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप एंटी बीजेपी चला, लेकिन कभी कभी जो है कौन सी चीज़ें सही है इसके बारे को इसको नहीं दिखाना, सही चीज़ों को लोगों को नहीं दर्शाना, सरकार पे उनके किए गए अच्छे कामों पर भी सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं आपको भी सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। और यही हाल अब एनडीटीवी का देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर एनडीटीवी ने बड़े ही भारी दिल से एग्जिट पोल में ये बात सामने रखी थी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतने वाली है। और आज जब बीजेपी जीत रही है तो रवीश कुमार के एक के बाद एक मीम मिल रहे हैं। अब ऐसे में आज सुबह जब लगातार सारे न्यूज़ चैनल्स जो है वो दिखा रहे हैं कि कितनी बढ़त सीटों में मिली है, कौन कौन से राज्य में बीजेपी आगे चल रही है, कौन कौन से राज्य में कांग्रेस है, कौन कौन से राज्य में जो है आम आदमी पार्टी को कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स मिल रही है। एनडीटीवी ने भी वही काम किया, एक चैनल के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना काम करना तो शुरू किया, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने जो सवाल किए, जो बातचीत हुई, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, हल्का सा एक छोटा सा आपको ब्रीफ देना चाहेंगे कि इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई। पहली चीज़ जो है, रवीश कुमार जी बैठे हुए थे और इस दौरान उनके 3 रिपोर्टर लाइन में थे एनडीटीवी के, और इस दौरान सवाल पूछे जा रहे थे। बड़े अक्षरों में कैप्शन चल रहा था, क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश हार रही है। जहां पर आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, आंकड़े में बीजेपी 200 पार है, लेकिन सवाल और कैप्शन क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी हार रही है, ये था। रिपोर्टर से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी जिस तरीके से अभी देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरीके से मुकाबला है, जिस तरीके से चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि पहले के मुकाबले लोग बीजेपी की शिकायत हमारे माइक के सामने ज़्यादा रखते हैं। रिपोर्टर का जवाब आता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने मोदी के खिलाफ कुछ नहीं दिखाया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है मोदी के खिलाफ प्रचारण प्रसारण नहीं कर रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऐसा नहीं दिखाया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने वैसा नहीं दिया है, तो वो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया में पहली चीज़ मान ही नहीं रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हिसाब किताब नहीं मांगते हैं कि क्या किया है। उनका कहना था कि 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने क्या किया है इसे लेकर कोई हिसाब किताब नहीं मांगा जाता है। साथ ही उनका कहना था कि जिस तरीके से रैलियां दिखाई गई, जिस तरीके से प्रचार प्रसारण मोदी और बीजेपी का किया गया, उस तरीके से वो प्लेस, वो जगह जो है अखिलेश यादव को नहीं दी गई। अखिलेश यादव ने 300 फ्री यूनिट बिजली देने की बात कही थी, रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन ये बातें नहीं चलाई गई, इतना ज़्यादा उन्हें नहीं देखने के लिए मिला। उसके बाद रवीश कुमार ने कहा कि हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक अपने रिपोर्टर से ही पूछ रहे थे, उसका नाम भी रवीश था, कि इस तरीके से जो है जब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन देखने के लिए मिला, प्रचार करने के लिए मनाही थी, लेकिन न्यूज़पेपर में जो है बड़े बड़े कॉलम में प्रचार किया जा रहा था, तो रवीश को जवाब देते हुए रवीश रिपोर्टर का भी बयान आता है। वो कहते हैं हाँ, हमने देखा आचार संहिता का उल्लंघन था, विपक्षी दलों को तो पेज ही नहीं मिला, विपक्षी दलों को अखबारों में स्पेस ही नहीं मिला, विपक्षी दल को तो सारी चीज़ें दी ही नहीं गई, रोजगार अहम मुद्दा था, इसे बेहतर तरीके से दिखाया नहीं गया। एक जो सवाल उठता है वो ये कि सिर्फ आज के वक्त में जब मीडिया इतने ब्रांच में फैली हुई है, आज के वक्त में जब यूट्यूब के हज़ारों चैनल्स हैं, जब कोई नेता बोलता है तो उसके लाइव काटे जाते हैं, लाइव दिखाया जाता है कि क्या बोल रही है, तो यहाँ पर ये कहना कि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं था या उन्हें उतना प्लेटफॉर्म या उतनी जगह नहीं दी गई, ये कहाँ से वाजिब है। खासकर एनडीटीवी जैसे रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो कि इतने सालों से इतने एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे में हम सवाल नहीं खड़े कर रहे, हम बस एक चीज़ पूछना चाहते हैं बहुत ही मन से कि आखिर
लेकिन जो ये स्पेस की बात जब होती है कि इन्हें स्पेस नहीं मिला, अखबारों में स्पेस नहीं दिया गया, तो सवाल ये खड़ा होता है कि आज के वक्त में हज़ारों की संख्या में लोग जितने टीवी नहीं देखते उतने ज़्यादा यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव काटे जाते हैं, चीज़ें दिखाई जाती है, सारी चीज़ें की जाती हैं। सोशल मीडिया पर आपकी चीज़ें भी दिखाई गई। अगर जनता आपकी बातों से सहमत नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और जहाँ तक बात रहा 5 साल, सरकार जब भी कोई आती है तो 5 साल उसने क्या काम किया, इस बेसिस पे अगले 5 साल को तय किया जाता है। अखिलेश यादव के कार्यकाल का साल मिला लीजिए, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का साल मिला लीजिए, जनता ने भी डिफरेंस देखा है। अगर 10 साल या 15 साल की कैलकुलेशन करेंगे तो जनता ने सरकारों में डिफरेंस देखा है। हमने इनकी सरकार देखी, इन्होंने 5 साल में क्या किया, हमने इनकी सरकार देखी, इन्होंने 5 साल में क्या किया, हमने योगी आदित्यनाथ की सरकार देखी, इन्होंने 5 साल में क्या किया, और इन 5 सालों में जिस तरीके से काम हुए हैं उस काम के बेसिस पर जनता वोट करती है, उस काम के बेसिस पे चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं। रविश कुमार जी ने कहा कि मीडिया कैसे मैनेज होता है ये कोई बीजेपी से सीखे। 100 करोड़ जो है मीडिया मैनेजमेंट के इधर लगते हैं, 1000 करोड़, 1000 इधर लग जाते हैं, बाकी पीछे कैसे मैनेज होता है ये भी बहुत बड़ा है। सरकार तंत्र कैसे लगाती है ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। जो आप जानते हैं, उन्होंने जनता को कहा कि जो आप जानते हैं उसका दरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बाजार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पीछे क्या कुछ होता है इसकी जानकारी आपको नहीं है, कारोबार काफ़ी बड़ा है। साथ ही एक और वहाँ पर महाशय रहते हैं एंकर, उनसे भी पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़ा था, जो टाइमिंग थी तो बीजेपी हिल गई थी। सवाल ये है कि अगर बीजेपी हिल गई थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब इतने बड़ी तोप थे, इतने बड़े किंग मेकर थे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य हार क्यों गए? ओपी राजभर जब इतने बड़े किंग मेकर थे तो अभी उनके हाल जो है बेहाल क्यों चल रहा है? अगर ये दोनों किंग मेकर इतना काबिलियत रखते थे तो अखिलेश यादव की पार्टी आज जीत क्यों नहीं रही है? कई सारे बहुत ही चुनिंदा जो है सवाल हैं, जो सवाल अगर आप करेंगे तो हर तरह से जो है वाजिब सवाल है। लेकिन यहाँ पर जो मीम बनने का कारण है यही है कि आप क्या विचारधारा रखते हैं, किस तरीके से चलाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कुछ काम सही हो रहे हैं उसमें भी सरकार के खिलाफ चलाना या फिर उसमें भी चीज़ों को गलत दिखाना या उसमें भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि निजी तौर पर आप अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, आपके पास जरिया है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर जब ज़मीनी स्तर पे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने कहा लोग जो जानते हैं उसका दायरा काफ़ी छोटा है, ये आपके हिसाब से छोटा हो सकता है क्योंकि जनता जो है, जनता बड़े ही दिल खोल के वोट करती है और वो जितना जानती है उनके लिए दायरा जो है उनके घर के, उनके परिवार की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, उनके लिए खाना, राशन, बिजली, कई सारे ऐसे मामले हैं। तो ये जो है ये उनका दायरा है। ये दायरा छोटा है या बड़ा है ये जनता को पता है, ये जनता जानती है और इस दायरे के ही हिसाब से वो बाकी जो पार्टियां हैं उस दायरे में उसे जज करती है। तो साफ तौर पर वो अपने हिसाब से देखती है कि कौन सी पार्टी जो है एलिजिबल है वापस से राज करने के लिए, कौन हमारे ऊपर राज करेगा, इसकी भी जिम्मेदारी जनता की होती है। तो जनता का दायरा छोटा है, बाजार बड़ा है, ये भी बड़ी टिप्पणी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सवालिया निशान खड़े, क्योंकि अगर कोई पार्टी जीत रही है, ज़्यादा सीटों से जीत रही है, 300 का आंकड़ा लगभग देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब आपको हम बता दें कि लगातार जो है मीम देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि रविश कुमार की एनडीटीवी से तस्वीर साझा की है, लिख रहे हैं ना हम छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। उसके बाद किसी ने एक छोटा सा क्लिप भी शेयर किया रविश कुमार का, जहाँ पर 4-5 जो है उन्होंने लोगों को बुला रखा है, जहाँ पर बात हो रही है, वार्ता हो रही है। इस दौरान एक और व्यक्ति ने इसे साझा किया और लिखा, अभी काउंटिंग शुरू हुई है और रविश कुमार दांत पीस कर बीजेपी को कोस रहे हैं। एक और जो है इस तरीके से ट्वीट आया है, सरकार आती जाती रहेगी पर ये मनुष्यत कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब आपको बता दें कि मीम का बाजार काफी गर्म है, सबका है, कह रहे हैं कि रविश कुमार अब जो है शोक सभा आयोजित करेंगे, अगर आप आएंगे कि नहीं आप बता दें। एनडीटीवी के स्क्रीन पर जो उनका चेहरा देखने के लिए मिला है, लगातार जिस तरीके से उन्हें भारी दिल से बीजेपी की जीत की, प्रचंड जीत की घोषणा करनी पड़ रही है, भारी दिल से बताना पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ बीजेपी अपने झंडे गाड़ रही है। उनकी जो तस्वीर, उनका जो चेहरा जो लटका हुआ है वो साफ तौर पर से लेकर अब मीम बन रही है कि इतनी दुखी हो गए हैं वो बीजेपी की जीत से कि अब उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है कि क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके से अब बरगलाने की कोशिश करें, क्या करें हम। तो ये चेहरा देखने के लिए मिल रहा है। तो साफ तौर पर रविश कुमार जो है वो काफ़ी ज़्यादा निराश नजर आ रहे हैं, लटका हुआ चेहरा बयां कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। तो भाजपा फिलहाल
250 सीटों पर जो है आगे चल रही है। भले ही बाकी दिनों में एनडीटीवी चैनल की टीआरपी ठीक ना रहती हो और इस चैनल को दर्शक ना मिलते हो, लेकिन मतगणना के दिन ऐसा नहीं हुआ है। और इस दिन भाजपा की जीत की स्थिति में लोग रविश कुमार का चेहरा देखने के लिए लगातार एनडीटीवी लगाते हैं। इस बार दुखी रविश कुमार को पंजाब ने जरूर हंसने का मौका दे दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत से रविश कुमार दुखी दिखे। वहीं मणिपुर, उत्तराखंड में भाजपा को मिल रहे बहुमत से उनके घाव पर नमक का काम किया। ऊपर से गोवा में भी भाजपा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसका दुख भी रविश कुमार के चेहरे पर साफ देखने के लिए मिला है। हाँ, पंजाब में जरूर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सीटें जीतकर स्वीप जो है बढ़ा दी है, जिससे थोड़ी सी खुशी तो उनको मिली है, लेकिन यही कारण है कि एनडीटीवी पर अधिकतर जो है समय पंजाब की ही चर्चा चलती रही और राघव चड्ढा जैसे आपके नेता यहाँ बैठकर अपनी बात रखते रहे। इसके साथ दिनेश प्रताप सिंह चौहान नाम के यूजर ने लिखा कि सार्वजनिक सूचना, रविश कुमार ने आज शाम 6 बजे शोक सभा आयोजित की है, जरूर पधारे। तो इस तरीके से अब मीम का बाजार काफी गर्म है और लगातार टिप्पणी की जा रही है, रविश कुमार पर तंज कसते जा रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि दिन भर अब रविश कुमार इसी बात का विश्लेषण करते रहेंगे कि पंजाब में कैसे भाजपा हार रही थी। बता दें कि पंजाब में भाजपा जीत की दौड़ में पहले भी नहीं थी और उसे बस अपना वोट प्रतिशत सुधारना था, जो कि इस बार देखने के लिए मिला है, सुधार भी रही है। एक और यूजर है, उन्होंने कहा कि आजकल भक्त लोग एग्जिट पोल पर विश्वास करने की बजाय रविश कुमार का चेहरा ही देख लेते हैं। लोगों का कहना है कि रविश के चेहरे ने हाव भाव से पता चल जाता है कि भाजपा चुनाव जीत रही है या फिर हार रही है। तो साफ तौर आप देख सकते हैं कि मीम किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। फेसबुक पर कल ही जो है रविश कुमार का पोस्ट भी था, जिसमें पे उन्होंने पोस्ट करके रखा था कि जब बीजेपी जीतती है तो मेरे मीम्स बनते हैं। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से दुखी मन से, भारी मन से उन्होंने आज ऐलान किया है बीजेपी के जीत का, जो लगातार बता रहे हैं कि इस तरीके से 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनी है। इन ऐलानों से भी अब साफ तौर पर उनका लटका हुआ चेहरा बता रहा है कि क्या कुछ जो है अभी समीकरण देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ऐसे में और इन 5 राज्यों से जुड़े हुई खबरों पर हम आपको अपडेट आगे देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए एनडीटीवी और रविश कुमार के चेहरे को लेकर, उनकी जो एक्सप्रेशन है उसे लेकर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।